आज के वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का पार्ट 2 देखेंगे। मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आवश्यकता, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने सीमित साधन व्यय करने को तैयार होते हैं, वो इच्छाएं हमारी आवश्यकता बन जाती हैं। इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों को अक्सर पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में तीनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। मांग, जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप में पूरा कर लिया जाता है, वो मांग कहलाती हैं। मानवीय इच्छाएं अनंत एवं असीमित होती हैं, जिनका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से है। मनुष्य की प्रत्येक कल्पना मनुष्य के वास्तविक जीवन में पूरी नहीं होती है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। तो साधन सीमित होने के कारण सारी आवश्यकताओं जो हैं ये मांग में नहीं पूरी होती हैं। इस तरह किसी वस्तु के लिए मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ साथ व्यय करने की तत्परता भी है। जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप में पूरा कर लिया जाता है वो मांग कहलाती हैं। इच्छा, आवश्यकता और मांग का उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति द्वारा कार खरीदने की कल्पना करना इच्छा की श्रेणी में आएगा। एक धनी व्यक्ति जब अपने साधनों से कार खरीदने जाता है तो आवश्यकता कहलाएगी, क्योंकि वह कार खरीदने की क्षमता रखता है, और जब वह कार खरीद लेता है तो आवश्यकता मांग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। गरीब व्यक्ति के पास इच्छा तो है कार खरीदने की, लेकिन क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, इसलिए उसकी वह इच्छा आवश्यकता में नहीं बदल सकती, और आवश्यकता में नहीं बदल सकती, और इसलिए वह उस वस्तु की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन नहीं है। इस तरह इच्छा से आवश्यकता और आवश्यकता से मांग की दशाओं में क्षेत्र संकुचित होता चला जाता है। मतलब इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, आवश्यकताएं उससे कम होती हैं और मांग बहुत कम होती है। इच्छा, आवश्यकता और मांग को इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें 3 सर्किल दिखाए गए हैं। ये जो बाहर का सर्किल है इसका रेडियस OA है। OA समझ लीजिए इच्छाएं हैं। बीच का जो सर्किल है इसका रेडियस OB है। OB आवश्यकताएं हैं। तो मांग OC के द्वारा दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? OA ज़्यादा है, OB उसकी अपेक्षा कम है, OC और कम है। तो इसका मतलब इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, आवश्यकताएं इच्छाओं से कम है और मांग आवश्यकता से भी कम है। तो यहाँ पे दिखाया है इच्छा आवश्यकता से ज़्यादा है और आवश्यकता मांग से ज़्यादा है। प्रोफेसर J.S. मिल ने मांग की परिभाषा दी है। मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। इसी तरह से प्रोफेसर बेनहम के द्वारा मांग की जो परिभाषा दी गई है वो है किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। मांग फलन, वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। ये जो मांग फलन है ये 2 तरह का होता है मुख्य रूप से। पहला है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा बाजार मांग फलन। तो इस तरह से मांग फलन को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा बाजार मांग फलन। अब पहला है व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। व्यक्तिगत मांग फलन के लिए ये सूत्र है
जहाँ पर dx किसी वस्तु की मांग को दिखाता है, px x वस्तु की कीमत को दर्शाता है, pr संबंधित वस्तुओं की कीमत को दर्शाता है, y उपभोक्ता की मौद्रिक आय दिखा रहा है और t उपभोक्ता की रुचि और f भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका को प्रदर्शित करता है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच के फलनात्मक संबंध को ही कीमत मांग संबंध अथवा कीमत मांग कहा जाता है। इसे dx बराबर f इंटू px के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे dx किसी वस्तु x की मांग है और px x वस्तु की कीमत है। बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ पे ये दिखा रखा है इसमें dx बराबर x वस्तु के लिए मांग। बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त दो तत्वों को और शामिल किया गया है। इसमें p जनसंख्या के आकार को प्रदर्शित करता है, yd आय का वितरण प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से dx हो गया x वस्तु के लिए मांग, px का मतलब है x वस्तु की कीमत, pr संबंधित वस्तुओं की कीमत, y से मतलब है वस्तु के लिए बाजार में सभी उपभोक्ताओं की आय, t उपभोक्ताओं की रुचियों को प्रदर्शित करता है, e उपभोक्ता की संभावना है या आशाएं, p जनसंख्या का आकार और yd आय का वितरण को प्रदर्शित करता है। मांग के निर्धारक तत्व। पहला, वस्तु की उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब है आवश्यकता पूर्ति की क्षमता। एक दी हुई समयावधि में वस्तु की मांग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति की वस्तु में कितनी क्षमता है। दूसरा, आय स्तर। आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय ज़्यादा होगी तो उसकी मांग ज़्यादा होगी और अगर आय कम होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। इसी तरह से धन का वितरण है। समाज में धन के वितरण का भी मांग पर बहुत असर पड़ता है। जैसे जैसे समाज में धन का वितरण समान होता जाएगा वैसे वैसे समाज में आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी। इसी तरह से वस्तु की कीमत का मांग पर बहुत ज़्यादा असर होता है। कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग की जाती है और अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग की जाती है। इसी तरह से संबंधित वस्तुओं की कीमत का मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये मुख्यतः दो तरह की होती हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुओं का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कार, पेट्रोल। और स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। इसी तरह से रुचि और फैशन है, ये मांग को प्रभावित करते हैं। वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, फैशन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु विशेष का समाज में फैशन होने पर, कीमत अधिक होने पर भी उसकी मांग में वृद्धि हो सकती है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा, सरकारी नियंत्रण या युद्ध की संभावना, कोई अप्रत्याशित कारण, इसी तरह से जनसंख्या परिवर्तन, जलवायु मौसम में परिवर्तन जो है ये मांग को प्रभावित करते हैं। मांग तालिका अथवा मांग अनुसूची वह तरीका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है उसे मांग तालिका कहा जाता है। मांग में निम्नलिखित 5 तत्व निहित होते हैं, आवश्यक हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं इसमें सबसे पहला है वस्तु की इच्छा, दूसरा साधन व्यय करने की तत्परता, तीसरा वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन, एक निश्चित समय अवधि और एक निश्चित कीमत। एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्राएं बेची जाती हैं, यदि इस संबंध को एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह मांग तालिका कहलाती है। मांग तालिका 2 तरह की होती है, एक है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी है बाजार मांग तालिका। पहला है व्यक्तिगत मांग तालिका। किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करेगा,
इसको प्रदर्शित करने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। व्यक्तिगत मांग तालिका एक व्यक्ति और एक वस्तु जो वो खरीद रहा है उसको दिखाती है। यहाँ पर व्यक्तिगत मांग तालिका दिखाई है। इसमें 2 कॉलम हैं, एक में वस्तु की कीमत दी है रुपये में और दूसरे में कोई भी उपभोक्ता, मान लो ए है, उसके द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा है। पहले देखिए, पहले अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो उपभोक्ता एक ही वस्तु खरीद रहा है। अगर वस्तु की कीमत गिर गई है, 8 रुपया हो गई है, तो उपभोक्ता कम कीमत पर ज़्यादा वस्तु की मांग करेगा। इसी तरह से अगर वस्तु की कीमत और गिर गई, 6 रुपया हो गई, तो उपभोक्ता अब वस्तु की 4 इकाई को खरीद सकता है। इसी तरह से अगर वस्तु की कीमत गिरकर 4 रुपया हो गई है तो उपभोक्ता और ज़्यादा वस्तु खरीद पाएगा, वो 6 इकाई खरीद पा रहा है। और वस्तु की कीमत अगर और ज़्यादा गिर गई, 2 रुपया हो गई है, अब उपभोक्ता 8 वस्तु आसानी से खरीद सकता है। यहाँ पर व्यक्तिगत मांग वक्र ग्राफ दिखाया गया है। नीचे एक्स एक्सिस में जो उपभोक्ता ए है उसके द्वारा कितनी वस्तु मांगी जा रही है ये दिखाया है, और वाई एक्सिस में OY में यहाँ पर एक वस्तु की कीमत दे रखी है, कितनी है। अगर मान लो वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो ये एक ही वस्तु खरीद रहा है। अगर 8 रुपया है तो ये कितनी खरीद रहा है, 3 वस्तु खरीद पा रहा है। इसी तरह से अगर रेट गिर गए तो 6 रुपये में अब वो 4 वस्तु ले रहा है। और इसी तरह से अगर और कीमत गिर गई, 4 रुपया हो गई, अब वो उसी वस्तु की 6 मात्रा खरीद पा रहा है। अगर वस्तु के दाम और गिर गए, 2 रुपया हो गया, तो क्या होगा, ये वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाएगी। अब वो उसी वस्तु को 8 मात्राएं खरीद सकता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत ग्राफ बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार मांग तालिका एक वस्तु के लिए कुल उपभोक्ताओं की मांग का योग है। यहाँ पे बाजार मांग सारणी दिखाई गई है। इसमें 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में इसमें दिखा रखा है दूध की कीमत प्रति लीटर। दूसरे कॉलम में उपभोक्ता ए कितनी मांग कर रहा है दूध की, और तीसरे कॉलम में उपभोक्ता बी कितनी मांग कर रहा है उस कीमत पर, और चौथा जो है ये बाजार मांग है। दोनों उपभोक्ताओं की जो कुल मांग है इसको चौथे कॉलम में लिखा गया है। अगर दूध की कीमत 20 रुपया है 1 लीटर दूध की, पहला उपभोक्ता 3 लीटर खरीद रहा है, दूसरा उपभोक्ता 2 लीटर खरीद रहा है और दोनों मिलकर 5 लीटर खरीद रहे हैं। इसी तरह से दूध की कीमत गिर गई, मान लीजिए 16 रुपया हो गई है। अब दोनों उपभोक्ता ज़्यादा खरीदेंगे। पहला उपभोक्ता 4 लीटर खरीद रहा है, दूसरा उपभोक्ता 3 लीटर खरीद रहा है, तो टोटल इसकी मांग कितनी हो गई है, 7। इसी तरह से दूध की कीमत और गिर गई, 12 रुपया हो गई, तो पहला उपभोक्ता 5 लीटर खरीद रहा, दूसरा भी 5 लीटर खरीद रहा, तो कुल मांग कितनी हो गई यहाँ पे, 10 रुपया। तो इस तरह से जैसे जैसे कीमत गिरते जा रही है वैसे वैसे कुल मांग जो है ये बढ़ते जा रही है। बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है। अब यहाँ पे देखिए 3 ग्राफ दिए गए हैं। 2 तो शुरू के व्यक्तिगत मांग वक्र को दिखा रहे हैं और तीसरा जो है ये बाजार मांग वक्र को दिखा रहा है। पहले ग्राफ में दिखाया है ए के द्वारा जो मांग वक्र है और दूसरे में बी जो उपभोक्ता है कितनी मांग कर रहा है अलग अलग कीमत पर, और तीसरे में अलग अलग कीमत पर दोनों मिलकर कितनी मांग कर रहे हैं ये दिखाया गया है। पहले ग्राफ को देखिए, अगर 20 रुपया दूध का कीमत है 1 लीटर, तो पहला जो ए उपभोक्ता है ये 3 लीटर खरीद रहा है।
कीमत कम हो गई 16 रुपया, अब वो 4 लीटर खरीद रहा है। कीमत और कम हो गई 12 रुपया, अब वो 5 लीटर खरीद रहा। कीमत कम हो गई है 10 रुपया, अब वो 6 लीटर खरीद रहा है। इसी तरह से दूसरा जो बी उपभोक्ता है, इसको देखिए, अगर 20 रुपया कीमत है, ये 2 रुपया खरीद रहा है, 2 लीटर खरीद रहा है दूध। अगर 16 रुपया लीटर हो गया दूध, अब ये 3 लीटर खरीद रहा है और कम हो गया दूध का प्राइस, तो ये अब ज़्यादा दूध खरीद पा रहा है। और अगर 10 रुपया पर लीटर हो गया तो ये 8 लीटर दूध खरीद पा रहा है दूसरा उपभोक्ता। तीसरे ग्राफ में देखिए, अब इन दोनों की टोटल मांग दिखा रखी है। 20 रुपया लीटर दूध है, तो अब ये कितना खरीद पा रहे हैं? पहला उपभोक्ता 3 लीटर खरीद रहा था, दूसरा उपभोक्ता 2 लीटर खरीद रहा था। दोनों मिलकर 20 रुपये लीटर में 5 लीटर खरीद पा रहे हैं दूध। इसी तरह से अगर 16 रुपया लीटर दूध है तो ये कुल 7 लीटर खरीद पा रहे हैं। और गिर गए दूध के रेट, 12 रुपया हो गया है, तो अब ये 10 लीटर दूध खरीद पाते हैं। इसी तरह से दूध के दाम और कम होने पर 10 रुपया होने पर अब ये टोटल दूध 14 लीटर खरीद पाते हैं। इसमें मांग दिखा रखी है कितने तरह की होती है। मांग मुख्यतः 4 तरह की होती है: कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग और मांग के अन्य प्रकार। आय मांग फिर 2 तरह की होती है: श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुओं की मांग, या दूसरा जो है ये घटिया या निम्न वस्तुओं की मांग। इसी तरह से मांग के जो अन्य प्रकार हैं ये हैं संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग। इसमें फिर से देखिए, मांग जो है ये मुख्यतः 4 तरह की होती है: कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग और मांग के अन्य प्रकार। आय मांग फिर 2 तरह की होती है: श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु की मांग, घटिया या निम्न वस्तु की मांग। इसी तरह से मांग के अन्य प्रकार में है संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। कीमत मांग। कीमत एवं वस्तु मांग में विपरीत संबंध होने के कारण कीमत मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। इसका मतलब है अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो मांग कम होगी। अब इसमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखिए OX नीचे जो लाइन है, एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, इसमें मांग दे रखी कितनी वस्तु की मांग की जा रही है। और OY जहाँ पे लिखा है ये OY एक्सिस है, इसमें प्राइस दिए हैं, कीमत दी है वस्तु की। अगर वस्तु की कीमत OP है तो वस्तु की मांग कितनी है? OQ के बराबर है। अगर कीमत गिर गई OP1 हो गई, अब वस्तु की मांग कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, OQ1 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु की कीमत जो गिर जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। ये कीमत मांग वक्र है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिरता है। प्राइस डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स के लिए है ये। आय मांग। आय मांग का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समयावधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है। तिरछी मांग या इसको आड़ी मांग भी कहते हैं। तिरछी मांग में एक वस्तु की कीमत का उसके सापेक्ष दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव देखा जाता है। यह संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरा पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं में जैसे चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के स्थानापन्न हैं, और पूरक में जैसे कार और पेट्रोल। स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। जैसे देखिए इस ग्राफ में दिखा रखा है, प्राइस ऑफ गुड्स वाई वस्तु की कीमत दे रखी है,
और दूसरा डिमांड ऑफ गुड्स एक्स, दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। मतलब अगर एक की कीमत ज़्यादा हो गई तो उपभोक्ता क्या करेगा, दूसरी वस्तु को ज़्यादा खरीदने लगेगा। अब इसमें दिखा रखा देखिए, पहले वस्तु की कीमत कितनी है, OPY है। अब इस समय वस्तु की कितनी डिमांड है, मांग कितनी है, OX1 के बराबर है। अब Y वस्तु की कीमत बढ़ गई, अब कितनी हो गई, OPY1 है। कीमत बढ़ जाएगी Y वस्तु की, लेकिन मांग किसकी बढ़ेगी, X वस्तु की मांग बढ़ गई, और मांग कितनी बढ़ गई, OX2 के बराबर मांग हो गई। इस तरह से ग्राफ बाएं से दाएं ऊपर की ओर को जा रहा है। दूसरा है पूरक वस्तुएं। वे वस्तु हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती हैं। जैसे कार, पेट्रोल। कार के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो कार की मांग कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वाई जो वस्तु दिखा रखी है, वाई वस्तु का प्राइस, ये पेट्रोल है समझ लीजिए। नीचे जो डिमांड ऑफ गुड्स दिखा रखा है ये कार है समझ लीजिए, एक्स जो है ये कार है। अगर पहले पेट्रोल की कीमत OP1 है तो कार की डिमांड ज़्यादा है, OX1 के बराबर है। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई, OP2 हो गई, अब कार की मांग कितनी हो जाएगी, कम होकर OX2 के बराबर हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये पूरक वस्तुओं के लिए है। इसमें एक वस्तु का दाम अगर बढ़ता है तो दूसरी वस्तु जो पूरक है उसकी मांग कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिरता है। DD जो ग्राफ है ये बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिर रहा है। मांग के अन्य प्रकार हैं, ये 3 तरह के हैं, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। संयुक्त मांग का मतलब है ये मांग पूरक मांग का ही एक रूप है। जब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, इसको संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे बैट और बॉल, ये संयुक्त मांग के उदाहरण हैं। इसी तरह से दूसरा है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग का मतलब है जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है, इस तरह की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। तीसरी तरह की सामूहिक मांग है। मांग का नियम। वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी अन्य बातों के समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है, तथा इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है और कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। उपभोक्ता की इसी मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति पर मांग का नियम आधारित है। तो इस तरह से कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी, मांग कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? पहला कारण घटती सीमांत उपयोगिता नियम, दूसरा क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव, तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव और चौथा उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। पहला है घटती सीमांत उपयोगिता नियम। मांग का नियम घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर वस्तु की सीमांत इकाइयों की उपयोगिता कम होते जाती है। सीमांत इकाइयों की घटती उपयोगिता के कारण उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की कम कीमत देना चाहता है। इसी तरह से दूसरा है क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव। वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। इसके कारण उपभोक्ता को अपनी पूर्व उपभोग स्तर बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है। तो यह कह सकते हैं हम, वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले किए जाने वाले
कुल व्यय में ही अब वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। वस्तु की कीमत और मांग के विपरीत संबंध का कारण प्रतिस्थापन प्रभाव है। जब एक की आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं से संभव होती है, तब अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने की दिशा में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन मूल्य वस्तु के उपभोग में इसलिए परिवर्तन कर देता है क्योंकि उपभोक्ता मूल वस्तु और स्थानापन्न वस्तु के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन कर देता है। चौथा है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। वस्तु की कीमत का परिवर्तन उपभोक्ता की संख्या को भी प्रभावित करता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु का कुछ ऐसे उपभोक्ता भी उपयोग करने लगते हैं जो आरंभ में ऊंची कीमतों के कारण उपभोग करने में असमर्थ थे। मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, उपभोक्ता की अज्ञानता या गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। यदि लोगों को लगता है कि सरकारी नीतियों के कारण या कोई क्रांति के कारण, अकाल की संभावना के कारण वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी, तो वो वर्तमान की अधिक कीमत पर भी वस्तु की मांग ज़्यादा करते हैं। दूसरा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दिखावे के लिए होती हैं। समाज का धनी वर्ग अधिक कीमत पर भी उन वस्तुओं को क्रय करता रहता है, जैसे हीरे जवाहरात हैं या कीमती आभूषण हैं। ये कीमत इनकी ज़्यादा होते हुए भी जो इनको खरीद सकता है वो इनको ऊंचे प्राइस पर भी खरीदने के लिए हर समय तैयार रहता है। तीसरा जो अपवाद है यह है उपभोक्ता की अज्ञानता। जब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत देकर यह अनुभव करता है कि उसने अधिक टिकाऊ और श्रेष्ठ वस्तु खरीदी है, तब ऊंची कीमत मांग को प्रभावित नहीं करती है। चौथा है गिफिन विरोधाभास। गिफिन विरोधाभास से मतलब है जब उपभोग की दो वस्तुओं में एक वस्तु घटिया वस्तु और दूसरी श्रेष्ठ वस्तु है, तब गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय और श्रेष्ठ वस्तु की ऊंची कीमत के कारण कम कीमत वाली वस्तु का उपभोग करता है। ऐसी दशा में घटिया वस्तु की कीमत में जब कमी होती है, तब उपभोक्ता कीमत के घटने के कारण सृजित अतिरिक्त क्रय शक्ति से अच्छी वस्तु का उपभोग बढ़ा देता है और घटिया वस्तु कम कीमत पर भी नहीं खरीदता है और कम खरीदता है। सामान्य वस्तु एवं गिफिन वस्तु में अंतर। सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। इसके विपरीत गिफिन वस्तु वह घटिया वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात कीमत कम होने पर मांग कम होती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। इसी तरह से सामान्य वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत गिफिन वस्तु का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, यानी आय बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसी तरह सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे बाईं से दाईं ओर होता है, अर्थात वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, जबकि गिफिन वस्तु की मांग का ढलान नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस ग्राफ में गिफिन विरोधाभास वाली घटिया वस्तु के मांग को दिखाया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर वस्तु के प्राइस दिए हुए हैं OY एक्सिस पर, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स, और नीचे इसकी दे रखी है कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है, क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब इसमें देखिए अगर वस्तु की कीमत OP है तो मांग उस समय OQ के बराबर है, मतलब मांग ज़्यादा है। वस्तु की कीमत कम हो गई, OP1 हो गई, तो मांग भी कम हो गई। यहाँ पे मांग कीमत कम होने पर मांग बढ़ नहीं रही है, यहाँ पर कीमत कम होने पर मांग भी कम हो रही है।
इसी तरह से वस्तु की कीमत और कम हो गई, ओ P2 के बराबर हो गई है, तो मांग और गिर गई है, कितनी हो गई है, ओ Q2 के बराबर हो गई है। तो इस तरह से जो घटिया वस्तुएं हैं या इन्फीरियर क्वालिटी की वस्तु हैं, उसकी कीमत घटने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है। मांग का विस्तार। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर दाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का विस्तार कहते हैं। फिर से देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर दाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का विस्तार कहा जाता है। यानी वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ रही है, तो इसको मांग का विस्तार कहते हैं, जिसको हम ग्राफ से समझेंगे। मांग का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी इसे कहा जाता है। मांग का विस्तार एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातों के समान रहने पर केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मांग के विस्तार की तालिका यहाँ दिखाई है। इसमें 2 कॉलम है। इस पहले में दे रखी संतरे की कीमत, एक संतरे की कीमत, और यहाँ पर संतरे की मांग। संतरे की कीमत 5 रुपया है तो 10 संतरे की मांग है, और अगर संतरे की कीमत 3 रुपया हो गई, गिर गई है, तो मांग ज़्यादा हो जाएगी, 20 संतरे की मांग हो जाएगी। तो ये मांग के विस्तार को दिखा रहा है, मतलब वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांग ज़्यादा है। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। इसमें देखिए एक जगह लिखा है डिमांड ऑफ ऑरेंजेस, मतलब संतरे की मांग, और दूसरी ओर को लिखा है प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, मतलब संतरे के प्राइस कितने हैं। अगर संतरे के प्राइस 5 रुपया है एक संतरे का, तो उस समय कितनी मांग की जा रही है, कितने संतरे खरीदे जा रहे हैं, 10 संतरे खरीदे जा रहे हैं। अगर इसमें मांग, ये कीमत जो है ये 3 रुपया हो जाती है, अब 20 संतरे खरीदे जा रहे हैं। ये ग्राफ जो मांग वक्र है ये कौन सा है, डी मांग वक्र है। यहाँ पे जो विस्तार हुआ है ये कितना है, AB के बराबर हुआ है। इसको हम कहते हैं मांग का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। A से B की ओर को ग्राफ में दिखाया गया है। तो इस तरह चित्र में मांग वक्र DD के अपने आरंभिक बिंदु A से दाईं ओर खिसककर B पर स्थानांतरित हो जाता है। मांग का संकुचन। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर बाईं या ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं। यानी मांग का संकुचन एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसका अर्थ है वस्तु की अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग। मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर संचलन होता है, मांग वक्र नहीं बदलता। इसे हम कह सकते हैं अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी मांग कम हो जाती है, तो मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। एक मांग वक्र के नीचे के बिंदु से ऊपर के बिंदु की ओर संचलन मांग वक्र का संकुचन कहलाता है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी है, मांग का संकुचन इसमें दिखाया गया है। पहले कॉलम में संतरे की कीमत दे रखी है, एक संतरे की कीमत, और दूसरे में संतरे की मांग दे रखी है। अगर संतरे की कीमत 3 रुपया है तो 20 संतरे की मांग की गई है। अगर संतरे की कीमत बढ़ गई है, 5 रुपया हो गई है, अब उपभोक्ता कम संतरे की मांग करेगा, वो केवल 10 संतरे लेगा। तो इस तरह से इसको हम ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इस ग्राफ में देखिए संतरे की प्रति इकाई कीमत 3 रुपये से बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाने पर संतरे की मांग 20 इकाई से घटकर 10 इकाई रह जाती है।
तो इस तरह से मांग वक्र डी के अपने आरंभिक बिंदु ए से बाईं ओर खिसककर उपभोक्ता बिंदु बी पर स्थानांतरित हो जाता है। तो एक ही मांग वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी पर स्थानांतरित होना मांग का संकुचन कहलाता है। मतलब पहले उपभोक्ता 20 संतरे खरीद रहा था, अब वो 10 संतरे खरीद रहा है क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ गई है। तो ये उपभोक्ता ए से बी की ओर खिसक गया है डी मांग वक्र पर। इसको मांग का संकुचन कहा जाता है। मतलब कीमत बढ़ने पर मांग कम हो गई है। मांग वक्र का खिसकाव जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र का बाएं से दाएं ओर स्थानांतरण होता है। यह मांग वक्र का ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है। मांग में वृद्धि के और कारण भी हो सकते हैं। जैसे पहला तो है आय में वृद्धि, मांग को बढ़ावा देगी। इसी तरह से जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी आती है, या जब फैशन या ऋतु में परिवर्तन वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में परिवर्तन होता है, या क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो तो मांग में वृद्धि का कारण होता है। इस ग्राफ में देखिए, वाई एक्सिस में प्राइस लिखा है, कीमत दिखा रखी है, और नीचे ओ एक्स पर क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी मांग की गई है, ये दिखा रखा है। अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो पहले जो वस्तु की मांग की गई है ये 5 इकाई के बराबर की गई है। और अगर वस्तु की कीमत इतनी ही है, 10 रुपया ही है, अब मांग कितनी कर दी है, 10 के बराबर कर दी है, 10 इकाई के बराबर कर दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी जो ग्राफ है ये खिसक गया है, दाईं साइड को चला गया, तो ये क्या हो गया, डी1 ग्राफ हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मांग में वृद्धि को दिखा रहा है। मांग में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। प्राइस तो उतना ही है, हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, आय बढ़ेगी तो वो वस्तु की मांग ज़्यादा करेगा उसी कीमत पर। ये दूसरा ग्राफ भी हमें मांग में वृद्धि दिखा रहा है। यहाँ पर भी ओ एक्स में क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रखा है और ओ वाई में कीमत दिखा रखी है, प्राइस दिखा रखा है। अगर वस्तु की कीमत 5 रुपया है तो ये 10 वस्तुएं खरीद रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड या मांग 10 की इकाई के बराबर है। अगर वस्तु का प्राइस बढ़ गया, 10 रुपया हो गया है, पहले 5 रुपया था, 5 रुपया और बढ़ गया, 10 रुपया हो गया वस्तु का प्राइस, अब भी ये कितनी मांग कर रहा है, 10 इकाई के बराबर मांग कर रहा है। मतलब कीमत बढ़ने पर भी वो उतनी ही मांग कर रहा है जितनी कम कीमत पर कर रहा था। इसलिए ग्राफ डी ग्राफ खिसककर दाईं साइड को चला गया और डी1 नया ग्राफ है। तो यहाँ पे ये मांग की वृद्धि को दिखा रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, या मांग की वृद्धि को दर्शा रहा है। मांग में कमी, जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। ऐसी स्थिति में मांग वक्र दाएं से बाएं स्थानांतरित होता है अथवा मांग वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। मांग में कमी के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, या पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। ये जो ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है ये मांग में कमी के लिए दिखाया गया है। इसमें देखिए, अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया है, अब वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो वस्तु की मांग 10 इकाई के बराबर है। वस्तु की कीमत इतनी ही है, 10 ही रुपया है, अब हो सकता है उसकी मांग कम हो जाए, 5 ही रुपये के बराबर हो जाए। अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो वो अब 10 वस्तुएं न खरीद कर
उस वस्तु की केवल 5 इकाई ही खरीदेगा। तो इस तरह से उसी कीमत पर वस्तु की मांग पहले की अपेक्षा अगर कम हो जाती है तो ये मांग में कमी कहलाती है। तो ये ग्राफ देखिए, पहले ग्राफ था डी क्योंकि ज़्यादा वस्तु खरीद पा रहा था वो, लेकिन उसी प्राइस में अब कम वस्तु खरीद पा रहा है, इसलिए ग्राफ दाएं से बाईं ओर को चले गया। नया ग्राफ D1 हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा ग्राफ है मांग की कमी का। अब इसमें देखिए कीमत पहले 10 रुपया थी, वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा थी ये भी 10 इकाई के बराबर थी। अब कीमत कम हो गई है, 10 से 5 रुपया हो गई है, एरो दिखा रखा है इसमें नीचे की ओर को। तो 10 से 5 रुपया कीमत हो गई, लेकिन कीमत कम होने पर भी वो केवल 10 ही वस्तु खरीद पा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है उसकी आय में कमी आ गई है। आय कम हो जाएगी तो क्या होगा? कीमत वस्तु की कम भी हो जाएगी, तब भी वो पहले के बराबर वस्तु खरीद पाएगा, ज़्यादा वस्तु नहीं खरीद पाएगा। तो पहले ग्राफ था डी क्योंकि वो ज़्यादा कीमत पर भी उतनी ही मात्रा खरीद रहा था, और कीमत कम हो गई तो नया ग्राफ बन गया D1 क्योंकि वो वस्तु की उतनी ही मांग कर रहा है जितनी वो ज़्यादा कीमत पर कर रहा था। मांग के विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर। मांग विस्तार का अर्थ है वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग, तथा मांग में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की उसी कीमत पर अधिक मांग अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मांग। इसी तरह से मांग विस्तार का मतलब क्या हो गया? वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग, और मांग वृद्धि का मतलब है वस्तु की उसी कीमत पर अधिक मांग या ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मांग। मांग के संकुचन और मांग में कमी में अंतर होता है। मांग का संकुचन एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है, और मांग में कमी एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर कीमत के अलावा अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। मांग के संकुचन में जो मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर को संचलन होता है, और मांग में कमी में मांग वक्र बाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इसी तरह से मांग के संकुचन में मांग वक्र नहीं बदलता, मांग की कमी में मांग वक्र बदल जाता है। मांग किसे कहते हैं? फिर से देखिए, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक है और योग्य होता है उसे मांग कहते हैं। मांग में 5 तत्वों का निहित होना आवश्यक है। ये कौन से तत्व हैं? पहला, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। तीसरा, साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। चौथा, एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, और पांचवा, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। इसी तरह से देखिए, मांगी गई मात्रा क्या होता है? मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक कीमत विशेष पर खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है। गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तु ऐसी निम्न कोटि की वस्तुएं जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता।